Friends, today we start the evolution from the Haldane-Operon hypothesis. Haldane-Oparin hypothesis. Previously हम वहाँ पे स्टॉप हुए थे. So Haldane-Oparin मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि उसकी जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस किस पे बेस है. So उन्होंने बोला था कि in environmental condition there are so many molecules like methane, like carbon dioxide, like water, like ammonia. So there are so many molecules which create macromolecules in the presence of different environmental factors. Like मैंने आपको बोला था कि अगर कोई बिजली गिरती है, थंडर होता है, तो उसकी प्रेजेंस में काफी टेम्परेचर हाई होता है, तो उस टेम्परेचर में वो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से the ammonia and methane and carbon dioxide forms amino acid. Firstly, the amino acid will form, and afterwards, there are formation of other macromolecules like protein, carbohydrates, pigments. मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के लिए भी पिगमेंट्स बोले थे, तो पिगमेंट्स मैक्रोमोलेक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स है, शुगर है, तो ये सब धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा. तो ये सब किसकी प्रेजेंस में बनते हैं, ये उनकी हाइपोथेसिस थी कि ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ऐसा सब इकट्ठा होके माइक्रोमोलेक्यूल्स सब अरेंज होके मैक्रोमोलेक्यूल्स बनाएगा. तो उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो था नहीं. मैंने पहले बोला था कि जब तक हमको इवोल्यूशन में वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिलता तब तक वो थियरी हाइपोथेसिस है, मींस वो अभी कंसीडर नहीं की जा सकती. लेकिन जब एस.एल. मिलर साइंटिस्ट है, वो उन्होंने 1953 में फर्स्ट टाइम जो हाल्डेन एंड ओपेरिन थे, वो रशियन साइंटिस्ट थे और हाल्डेन है वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने एक साइड ये थियरी दी थी. तो उसके बाद 1953 में एस.एल. मिलर ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. उसने पूरा लैब में चैम्बर बनाई, लैब में सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो इंस्ट्रूमेंट को he arranged the instrument like environment, and he took the water and he so much heat around the 800 degrees Celsius, and the water evaporate, and there are gases also. जैसे एनवायरमेंट में थे CO2 है, मीथेन है, एमोनिया है, वो सब गैसेस भी उसमें डाले और वाटर को लेके उसको हीट दिया अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस. जैसे वाटर इवोपरेट होगा और वो ऊपर गैसेस के साथ प्रोसेस करेगा, उसके साथ उसने वो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें डाली और उस प्रोसेस से फाइनली उसने अमाइनो एसिड और ऐसे मैक्रोमोलेक्यूल्स बनते हुए देखे, उसने ऑब्जर्व किए. तो उसके बाद ये थियरी कंसीडर हुई कि ये भी हो सकता है. तो ये एक थियरी जो पहले कंसीडर नहीं थी, हाल्डेन एंड ओपेरिन ने बोली थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव की मिलर ने उसके साथ उसको यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, लेकिन अब इसी मिलर का नाम है एस.एल. मिलर, तो उसको मिलर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. मिलर एक्सपेरिमेंट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आपकी बुक में ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं पूरी अरेंजमेंट है. उसमें इलेक्ट्रिक और कैथोड और एनोड भी है, इलेक्ट्रोड्स भी है, उसमें गैस चैम्बर भी है, उसमें वाटर चैम्बर भी है, ब्लूमिंग वाटर, वो ये सब लेबलिंग किए गए हैं. उस पर आपको ध्यान से देखना है. कभी कभी ऐसे डायग्राम में क्वेश्चंस आ जाता है, तो ये आपको ध्यान से देखना है. तो ये सारा जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूड हुआ कि क्या है कि इवोल्यूशन है वो कहां से स्टार्ट हुआ, तो कि इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग. ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स. अभी एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब गैसेस जो है वो नॉन लिविंग थिंग ही है, अमाइनो एसिड नॉन लिविंग थिंग्स है. तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स, ये जो हुआ पूरा प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स, ये इवोल्यूशन काफी नया था.
क्योंकि हमने पहले देखा कि पहले काफी साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स है वो अपनी तरह से डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस देते थे, लेकिन ये पूरा होने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ होने के बाद, अब ये लोग मानने लगे थे कि नॉन लिविंग थिंग्स से इवोल्यूशन हो चुका और नॉन लिविंग थिंग्स से स्टार्ट हुआ होगा. इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स एंड these the macromolecules arrange in a particular manner and they create a first prokaryotic cell around 3 billion year ago. 3 billion year पहले ये फर्स्ट नॉन सेल्यूलर, मैं तो प्रोकैरियोटिक बोल गया, सॉरी माय मिस्टेक. From first the non-cellular cells are formed 3 billion year ago. तो वो जो 3 बिलियन साल पहले ये नॉन सेल्यूलर सेल बने थे, तो आप सोचिए कि वहां से लेके लिविंग थिंग तक बनने में भी काफी वक्त है. और वो डिफरेंट साइंटिस्ट उसको डिफरेंट तरीके से बुलाते हैं कि ये कैसे हुआ, ये पूरी प्रोसेस कब हुई. तो ये सब है, वो आगे धीरे धीरे देखते हैं. ये चैप्टर की एक खास बात है, ये आप याद रखिए कि ये चैप्टर में आपको काफी सारे साइंटिस्ट के नाम याद रखने पड़ेंगे, काफी सारे साइंटिस्ट हैं. लेकिन द बेनिफिट इज कि द वर्क्स आर डन बाय दिस साइंटिस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो यू कैन इजीली रिमेम्बर दिस साइंटिस्ट नेम. सो बिकॉज ये लोगों ने जो काम किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है. अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट देखें, या रादर मैं कोई भी कुछ भी बोल देता हूँ, अब हाल्डेन एंड ओपेरिन ने बोल दिया कि ये ऐसे मॉलिक्यूल थे और इतनी टेम्परेचर. सो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि ये माइक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज होके मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी दी today's complex diversity comes from the previous non-cellular things. Okay, so ऐसे वो पूरा सेल्यूलर होता है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले जो पूरा नॉन सेल्यूलर और फर्स्ट लिविंग थिंग जब बनी होगी, तो वहां से लेके अभी इतनी डाइवर्स जो पूरी पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्स जो लिविंग थिंग्स है, ये कैसे बनी होगी. तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इतना देखते हैं. तो पता चल गया हाल्डेन ओपेरिन ने जो हाइपोथेसिस बनाई थी और उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मिलर ने दिया है, तो ये हम सबको पता है अभी. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इवोल्यूशन ऑफ लाइव थिंग्स थ्योरी. तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले देखा था कि काफी सारे पहले हमारे जो रिलीजियस बुक्स और रिलीजियन के जो थिंग्स थे, उन्होंने बताया था, अलग अलग थियरीज दी थी कि जो लिविंग थिंग्स है अभी वर्ल्ड में वो कैसे आए थे. तो उसके लिए 3 थियरीज है. वो 3 थियरीज में अलग अलग थियरीज दी गई है कि पहले कोई एक, हम जो अभी डाइवर्सिटी में जो जी रहे हैं वही डाइवर्सिटी पहले भी थी और वही डाइवर्सिटी अभी भी है, और उसी डाइवर्सिटी में हम सब जी रहे हैं. या और एक थियरी कुछ ऐसी भी है कि कोई एक इवॉल्व हुआ होगा और उसमें से सारी जो पॉपुलेशन है अभी वो आई होगी, और ये सब काफी थियरीज है. लेकिन ये सब थियरीज ब्रेक कब हुई? व्हेन अ पर्सन नेम इज चार्ल्स डार्विन. इफ यू नो दिस नेम, चार्ल्स डार्विन जो था, वो उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, अगर अभी कभी फुर्सत से वो बताएंगे. लेकिन वो was very interesting person and his work is very interesting. He gave the theory of origin of life, how the organism or how the new species arise, वो कैसे हुई, वो सब उसने बताया था. वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हम डिटेल जो डिस्कशन है वो बाद में करेंगे. लेकिन अभी हम क्या देखेंगे कि ये सारी थियरीज कब उसको खत्म की गई, कब उसको ऐसे डिस्ट्रॉय हुआ कि जब
उसने डार्विन ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। वो पहले ऐसे बहुत इतने सारे इंटेलिजेंट नहीं थे जैसे बाकी साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन जब उसने बीगल, वो जो एक जहाज था पूरा बीगल, पूरा जहाज, उसको लेके एक्सपेरिमेंट के लिए निकले थे, पूरा उसके साथ पूरी टीम थी। HMS बीगल नाम का जो जहाज था वो HMS बीगल है। वो पूरे जहाजियों को लेकर समुद्र की सैर पे निकले थे फॉर रिसर्च पर्पस। एंड वो डार्विन भी उसमें थे, चार्ल्स डार्विन। उसने पहले एक टापू पे जाके उसको पहले कोई ऐसा विजन नहीं था, लेकिन जब उसने पहले गैलापागोस टापू पर अपना पहला पैर रखा, मैं ऐसा बोलता हूँ कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। मैं ऐसा बोलता हूँ कि गैलापागोस टापू वो इतना डाइवर्स था, आपने नाम सुना होगा गैलापागोस। तो गैलापागोस टापू वो इतना डाइवर्स था कि उसके पर उसके पैर पड़ते ही उसका पूरा लाइफ चेंज हुई उसकी, और उसको जो सब डाइवर्सिटी मिली, ये डाइवर्सिटी इतनी उसके माइंड को इफेक्ट की कि उसने काफी सारे एनिमल्स, काफी सारे बर्ड्स, काफी सारे प्लांट्स देखे, उसके एडेप्टेशंस देखे। और ये सब एडेप्टेशंस और प्लांट्स देखने के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी कि ये जो सारी स्पीसीज अभी सर्वाइव कर रही है वो कैसे कर रही है, कहां से आई है ये सारी स्पीसीज। अगर हम वो पहले की थ्योरी है जो नॉन सेल्यूलर से लेके सेल्यूलर तक और नॉन लिविंग से लिविंग तक देखे, तो उसके बीच में ये पूरा इवोल्यूशन है। ये पूरा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो वो बताते हैं कि कोई स्पीसीज अगर पहली बार आई वर्ल्ड में, तो उसको एनवायरमेंटल फैक्टर जो फर्स्ट है, वो फर्स्ट थिंग इज एनवायरमेंटल फैक्टर जितने भी है उसका सामना करना पड़ेगा, उसको भिड़ना पड़ेगा। जब तक वो पूरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भिड़ेंगे नहीं, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर दो चीज होगी, या तो दे विल डिस्ट्रॉय अगेंस्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर, बिकॉज इफ यू नो द एग्जांपल ऑफ डायनासोर है, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के सामने पूरे उसका सामना नहीं कर पाए थे, तो दे वर डिस्ट्रॉइंग, वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। अगर जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के सामने टिक नहीं पाएगा, तो इट विल एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जो एनिमल एक्सटर्नल एनवायरमेंट के सामने पूरा फिट है, फिट यानी वो, उसमें डार्विन ने बहुत अच्छी बात बताई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो एनिमल फिट है, जो the animal or the organism who can survive against the extreme condition of environmental factor, and they adapt their body according to environment, and they can easily reproduce and reproduce the more population of their species, which means they are the survival or they are the fittest survival। ये जो एनिमल्स होंगे वो पूरे जो एनवायरमेंट है उसमें सर्वाइव करेंगे, और वही स्पीसीज कंसीडर होगी। अगर ये स्पीसीज कंसीडर होती है, इसका मतलब क्या है कि जो वीक स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये स्पीसीज सर्वाइव होने के बाद, वो रिप्रोड्यूस करने के बाद, आगे की जो स्पीसीज होगी उसको इनहेरिटेंस में ये सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, यानी और जैसे जैसे इनहेरिटेंस बढ़ता जाएगा उसमें स्पेशलाइज कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये स्पेशलाइज कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, यानी जो स्पीसीज है वो इवॉल्व हो रही है, क्योंकि वो एनवायरमेंट के सामने पूरी टिक रही है, वो एनवायरमेंट के सामने पूरा रेजिस्ट कर रही है, यानी वो अभी टिकेगी, वो अभी ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगी। और डार्विन का यही रूल है कि स्पीसीज कैसे चेंज होती है, कि जो स्पीसीज एनवायरमेंट के सामने टिकती है, वो पूरा एडेप्ट होती है, वो पूरा सर्वाइव करती है, वही स्पीसीज है वो टिक सकती। सो ये सब बताया था डार्विन ने। सो उसके काफी सारे रूल्स थे उसमें, रिप्रोडक्शन को, वास्ट पॉपुलेशन, उसमें कंपटीशन में जो एडप्ट होगा, जो स्ट्रांग होगा, जो फिट होगा, वो विन हो जाएगा, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड ये जो सर्वाइव कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, तो कि वो
नेचर ने सिलेक्ट किया है। इसीलिए डार्विन की थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि वो नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है कि यस यू कैन सर्वाइव, बरोबर। तो ये जो पूरा थिंग्स है कि नेचर सिलेक्ट दिस एनिमल बिकॉज दे आर फिट, they can reproduce easily and they produce the number of species. So ये सब इवोल्यूशन में ये क्या, इसका महत्व क्या है कि ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो लिविंग थिंग बन रही है उसके सामने जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट, टेम्परेचर है, लाइट है, यानी जो सीजन्स है, ये सब अफेक्ट करेंगे। और ये अफेक्ट होने के बाद जो एनिमल सर्वाइव कर सकता है, जो करेगा वही आगे बढ़ेगा और वो कुछ ऐसा नेचर से लेगा, वो कुछ ऐसा अपने बॉडी में लाएगा कि वो नेचर के सामने टिक सकता है, यानी वो इवॉल्व हो रहा है, वो धीरे धीरे इवॉल्व होके नई स्पीसीज बना रहा है। तो ये सब चल रहा था। उसके दौरान एक और साइंटिस्ट थे, उसके बाद जो साइंटिस्ट रहे थे उसका नाम था अल्फ्रेड वालेस। अल्फ्रेड वालेस है, उन्होंने मलायार की लो पैगा समथिंग वो नाम था, वो मैं भूल गया हूँ, देख लेता हूँ। मलायार की पेलागो वो पूरा फील्ड था, उसमें उन्होंने फील्ड स्टडी किया था, जैसे गैलापागोस में डार्विन ने किया था उससे ही। सो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरा देखा कि जैसे जैसे जो एनिमल अभी है उनके जो कैरेक्टर्स है वो उसके प्रीवियसली एग्जिस्टेंस, उसके एंसेस्टर जो है, एंसेस्टर के कैरेक्टर्स के साथ काफी सिमिलरिटीज है, लेकिन वो डिफरेंट भी है क्योंकि अभी उसके सामने जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे दे शो देयर कैरेक्टर्स और दे शेयर देयर सिमिलर कैरेक्टर्स with the its previous existence species। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स है वो अभी वो इंडिविजुअल में तो है ही, उसके साथ उसके प्रीवियस एनिमल्स में भी थे और अभी भी है, काफी कैरेक्टर्स है, लेकिन वो इवॉल्व हुआ है, एनवायरमेंट चेंज हुआ है, उसकी वजह से उसमें काफी नए कैरेक्टर्स भी आएंगे। अगर हमने ये इवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से किया? हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैंने पहले बोला था कि जैसे जैसे अर्थ में चेंज आएगा, उसकी जियोग्राफी में जैसे जैसे चेंज आएगा, पहले एक ही लैंड थी, उसके बाद स्प्लिट होकर 7 लैंड्स बन गए। तो जैसे जैसे अर्थ है उसमें जियोग्राफिकल चेंज आएगा, वैसे ही एनिमल में बायोलॉजिकल चेंज आएगा। बायोलॉजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनिमल्स का, यानी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनिमल्स का, उसमें भी चेंज आएगा। आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल अलग अलग जगह पे दिखेंगे। उसके एक प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। क्यों सिर्फ कांगारू ऑस्ट्रेलिया में दिखते हैं? वो जियोग्राफिक आइसोलेशन है, वो एक इवोल्यूशन का पार्ट है, वो एक आइसोलेशन है, जियोग्राफिक आइसोलेशन। वो सिर्फ प्लेटिपस से तास्मानिया में और ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे, क्यों कांगारू से ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे? यानी क्यों हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्केली एंटीटर है, वो सिर्फ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में दिखेगा, यानी और एशियाटिक लायन है वो सिर्फ एशिया में, यानी गिर में हमारे देखने को मिल रहा है गुजरात में, और जो अफ्रीकन लायन है। और अगर आप दोनों को रखें तो वो दोनों में मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज काफी है, वो हम देख सकते हैं। अगर कोई अननोन पर्सन है वो अगर मॉर्फोलॉजी देख सकता है तो उसको पता चल जाएगा ये लायन है, लेकिन वो दोनों लायन को अगर हम साथ में रखें तो वो उसमें काफी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं। ऐसे क्यों होता है? मैंने पहले बोला एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे जैसे उसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करेंगे, वो अपना बॉडी को, अपनी मॉर्फोलॉजी को, अपनी फिजियोलॉजी को सबको अडॉप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, सो आप इसको पूरा रीड कीजिए कि जैसे जैसे अर्थ की जियोग्राफी चेंज होगी, एनिमल्स की बायोलॉजिकल कंडीशन भी चेंज होगी, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। हम आगे धीरे धीरे देखते जाएंगे कि एंसेस्टर्स में ऐसे क्या कैरेक्टर्स थे जो अभी भी हमको ऐसा लग सकता है कि ये एंसेस्टर में थे, और अभी जो डाइवर्सिटी हम लिविंग थिंग्स की देख रहे हैं तो उसमें भी काफी सिमिलरिटीज है। आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अगर आप हमारे ये पूरे हाथ का जो बोन स्ट्रक्चर है वो आपको पता ही है
ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडिया है, ये सब बोन्स है। तो अगर ये हम सिर्फ 3 बोन होते हैं, ह्यूमरस, अल्ना और रेडिया, तो हम इसकी बात करें तो वो वेल में, अगर आप वेल को देखें तो वेल में भी कॉमन है। अगर आप लायन को देखें तो लायन में भी ये 3 बोन आपको मिलेंगे। अगर आप कुत्ते को देखें, डॉग, तो उसमें भी मिलेंगे। अगर आप गॉड, कोई भी, अगर आप फ्लाइंग फॉक्स लीजिए, वो भी मैमल है, वो एक एक्वेटिक मैमल है यानी वेल। एक एवियन मैमल है यानी उड़ता हुआ मैमल, तो उसमें भी आपको बैट में भी आपको सेम बॉन्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। यानी बॉन्ड तीनों के वो सब में ये 3 बॉन्ड तो है ही, लेकिन फंक्शंस आर डिफरेंट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग दिखाता है कि सबके एंसेस्टर कॉमन थे, उसके सम कैरेक्टर्स आर सेम इन दी प्रेजेंट स्पीसीज आल्सो, बट द फंक्शंस आर डिफरेंट। बराबर है, तो फंक्शन अलग अलग है। तो ये हम आगे देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ तक रखते हैं। तो आप खास पढ़ लीजिएगा ये, इस बुक में कोई सेंटेंस अगर मुझसे रह गया हो तो आप पढ़ लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे तुरंत बताइएगा। ओके, यहाँ तक रखते हैं, आगे का लेक्चर कल रखेंगे।